वाशिंगटन में गजा बोर्ड ऑफ पीस का पहला इजलास इस तबाह हाल और जंगज़दा खित्ते में अमन और शहरी जिंदगियों की बहाली की उम्मीदों के साथ शुरू हुआ। सदर डोनाल्ड ट्रंप के जेर सदारत होने वाले इस इजलास में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया समेत जो हैं 47 ममालिक शरीक हो रहे हैं। सदर ट्रंप ने अपने खिताब में कहा कि जी तामीर नौ के लिए $7 अरब से ज़्यादा जो हैं दिए जा चुके हैं, जबकि अमरीका भी इसमें $10 अरब देगा। फीफा गजा में मनसूबों के लिए $7.5 करोड़ जमा करने में ताउन फराहम करेगा। अपनी तकरीर के दौरान अमरीकी सदर को एक मरतबा फिर पाक भारत जंग याद आ गई। उन्होंने कहा कि जी इस जंग में 11 कीमती जंगी तैयारे गिराए गए। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने नरेंद्र मोदी पर वाजे कर दिया था कि अगर जंग ना रोकी गई तो भारत को जो है भारी टैरिफ्स का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप की तकरीर की बड़ी हाईलाइट उनकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के लिए अदा किए गए तारीफ़ी अल्फाज थे। ट्रंप ने शहबाज शरीफ साहब को पसंदीदा शख्सियत करार दिया और कहा कि जी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सख्त जान और अच्छे जंगजू हैं और अच्छे जंगजुओं को वो पसंद करते हैं। And I got to like them, the Prime Minister, the Field Marshal, who's a tough man, a tough, good fighter, right? Good, serious fighter. I like good fighters, actually. And when I heard that they were fighting, I picked up a certain newspaper. I won't tell you which one because it's fake news generally. But I picked up this newspaper and I saw that Pakistan and India were really going at it. And then it got worse and worse, and many planes were shot down. It was all out. And I called them and I said, listen, I'm not doing trade deals with you two guys if you don't settle this up. पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में साबिक वज़ीर आज़म की बीनाई और हुकूमत की तरफ से उन पर जो आयद मुलाकातों पर पाबंदियां हैं वो आज भी शायद सुर्खियों की जीनत रहीं। इमरान खान के ज़ाती मालिज डॉक्टर आसिम ने 3 डॉक्टर्स के नाम तजवीज़ किए, लेकिन सरकारी ज़राए का कहना है कि उन तजवीज़ करदा डॉक्टरों में से किसी को भी मुलाकात की इजाज़त न मिल सकी। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने इमरान खान के हवाले से किसी भी डील की तरदीद की है। मामलात हैं क्या हो जाए कि जी माजी की मिसालों के बरक्स इमरान खान के जो ज़ाती मालिजों और अहल खाना को उनसे मिलने की इजाज़त नहीं। के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब। अकील मलिक साहब, दुनिया में शोर मच रहा है कि इमरान खान साहब के साथ जेल में जो है ज़्यादती हो रही है। पाकिस्तान की दुनिया में मनफी तस्वीर उजागर हो रही है। जो मामूली किस्म के उनके मुतालबात हैं कि अहल खाना से मिलना, ज़ाती मालिज से मिलना, वो भी मुश्किल बना दिया गया है। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बात यह है और बात बड़ी सिंपल सी है। मुझे ताज्जुब हुआ इस सवाल पे भी, उसकी वजह यह है कि क्या किसी और कैदी को अपने ज़ाती मॉलेज तक जो रसाई है, क्या वो उसको अवेलेबल है अंडर द जेल रूल्स, अंडर द जेल मैनुअल? ये एक पहला सवाल। दूसरा सवाल, आपने कहा कि शायद पाकिस्तान की इमेज जो है इंटरनेशनल फ्रंट पे जो है वो नेगेटिव इमेज जा रही है इस हवाले से, क्योंकि इमरान खान को बुनियादी सहूलियात नहीं दी जा रही। तो मेरे ख्याल से उनके अपने वकील जो फ्रेंड ऑफ कोर्ट थे, जो अमाइकी सिक्योरी थे, बैरिस्टर सलमान सफदर, उनकी रिपोर्ट और अडयाला जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट में जो रिपोर्ट्स उन्होंने जमा कराई, और वो ऑर्डर कल का है गालबन जो रिलीज़ हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने इत्मीनान जाहिर किया। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब खुद जो हैं वो पुरइत्मीनान है इस हवाले से कि जो फैसिलिटीज़ उनको मिल रही हैं, अच्छा, जो सहूलियात उनको मैसर हैं, वो तो हम तक सहूलियात जो हैं तसली बख्श हैं। अब मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा कैदी है जो रोज़ सुबह 7 कमरों के साथ वर्जिश मशीन भी जिसके पास मौजूद हो, जिसके पास किताबें भी इस तरह की मौजूद हों, जिसके पास जो है मुशक्कती भी मौजूद हों, फिर उसके पास एक लंबा चौड़ा मेन्यू हो जिसमें नारियल का जूस है और चिया सीड्स हैं और देसी मुर्गियां हैं और देसी घी से बने पकवान हैं, और उसके साथ साथ जो है फिर फ्रूट्स हैं और फिर तमाम तरह ऐसा मामला है। तो इतना लंबा चौड़ा मेन्यू है, खजूरें हैं और पता नहीं क्या क्या है। तो मेरे नहीं ख्याल आम कैदियों को इस तरह इतने जो है वो आइटम्स की या इतनी लंबी चौड़ी जो है वो फहरिस्त की जो मैंने अभी आपको बयान की उन तक रसाई होती है। ज़ाहिरी बात है कि उनकी सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, सेफ्टी पर्सपेक्टिव से वो तमाम तर मामला आपके सामने है। उनका सेल मौजूद है, उनका सेल भी विज़िट किया गया। उनके अपने वकील जो कि अदालत के दोस्त की नाते या तहत वो गए थे। तो ये पाकिस्तान की इमेज तो ख़राब नहीं हो रही, पाकिस्तान की तो हुकूमत की वही मौक़िफ़ जिस पर मोहर साबित हुई ये रिपोर्ट्स। और अब नया ड्रामा ये है कि पिछले कुछ जो है साबका कप्तान उनको मिला मिलू के उनको जो है लॉबी करके जो है हुकूमत को ख़त लिखा जनाब, तो कम से कम ये फैसिलिटीज भी देखनी चाहिए। अच्छा, ये जो आपने फहरिस्त गिनवाई कि क्या क्या खाते पीते हैं, ये कोई अनहोनी बात नहीं, हमारे यहाँ होता है, ऐसे ही
जो बी क्लास के कैदी होते हैं उनसे ऊपर के। और माजी में हमारे सामने अनगिनत मिसालें हैं। खुद नवाज शरीफ साहब को जो है बैरून मुल्क जाने दिया गया इलाज के लिए, अपनी पसंद के इलाज के लिए। उसी तरह मुझे याद है कि जरदारी साहब जो हैं वो कराची के ज़ियाउद्दीन अस्पताल में जाके लेट जाया करते थे। मैं आपको बीसियों मिसालें दे सकता हूँ कि जिसमें जो है मतलब है अच्छा तरजीही सलूक हुआ है सियासतदानों के साथ, और मतलब है सियासतदानों के साथ क्या, जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनके साथ होता है। वर्जिशी मशीन भी होती है, सब कुछ जो आपने गिनवाया इसी तरह की सहूलियात होती हैं जनाब। जेल में कोई पार्टी की जगह नहीं है। माजरत के साथ, हाँ, अगर किसी के हेल्थ कंसर्न्स हैं किसी के हेल्थ कंसर्न्स हैं तो बिल्कुल उनको एड्रेस किया जाता है। और आपने देखा कि जिस तरह जो स्पेशलिस्ट हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रॉम द कंट्रीज आई केयर के हवाले से अगर देखें, अल शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल, उसके जो हेड डॉक्टर हैं डॉक्टर नदीम, जिनकी खुद ही ख्वाहिश की थी, देखें ना, वो ये तो नहीं हो सकता कि मेरा ज़ाती नॉलेज हो या वो नॉलेज जो बेहतरीन नॉलेज है जिस चीज़ की मुझे बीमारी लायक है उसको मेरे तक रसाई देना। तो ये तो दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अब ज़ाती नॉलेज में ज़ाहिरी बात है, डॉक्टर अदनान की अगर आपकी तरफ इशारा है तो वो कार्डियक सारे तमाम तर मामले को या कार्डियोलॉजी के मामलात को बेहतर समझते हैं, और मियाँ साहब का प्रेडोमिनेटली इशू भी कार्डियोलॉजी का था, तो इसलिए वो डॉक्टर हैं और डॉक्टर थे, और उन तक रसाई भी इतनी आसानी से मुमकिन नहीं हो सकती थी, उनकी रसाई जेल तक। तो बिल्कुल जब मामला बहुत सीरियस हुआ और हुकूमत उस वक़्त की उसको हाथों पाँव उसके जो है फूलने लगे, तो ज़ाहिरी बात है फिर उन्होंने रिस्क नहीं लिया और उन्होंने कहा कि ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है और इसको हमें एड्रेस करना चाहिए, चाहे वो प्लेटलेट्स के हवाले से हो, उनकी दिल के आर्जे में मुब्तला होने के हवाले से हो। ये तमाम तर चीज़ें एक रिकॉर्ड का हिस्सा हैं और ये अपनी से बनाई नहीं गई। इसी तरह खान साहब की आंख का एक इशू था जो कि इतना बड़ा इशू नहीं था, ये तो आप कह रहे हैं ना, उम्र के इस हिस्से में ये बीमारी आ जाती है, और उसको प्रॉपर्ली एड्रेस हुआ, और उसको जब उन्होंने कंप्लेन किया उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हुई, उनको इंजेक्शन लगा, उनकी ट्रीटमेंट यहाँ पे पिम्स में हुई। उसके साथ जो बेहतर से बेहतर और बेहतरीन मौलजीन है वो तमाम तर मौलजीन वहाँ पे गए, बाशमूल वो डॉक्टर जिसका जिक्र खुद उन्होंने किया कि अल शिफा आई हॉस्पिटल के डॉक्टर जो हैं वो जाएँ। तो अब डॉक्टर नदीम जो हेड हैं उस पूरे ऑप्थेमोलॉजी डिपार्टमेंट के और वो आई केयर स्पेशलिस्ट हैं, वो गए। उनकी बात फिर उनके अपने ज़ाती मौलजीन से भी हुई जो कि जिनको बुलाया गया, जो आए नहीं। ये तो बात मोहसिन नकवी साहब ने भी आपके सामने रखती थी जनाब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, कि वो जब लाहौर से नहीं पहुंच सके डॉक्टर्स, फिर ये डॉक्टर्स गए, फिर इन्होंने तमाम तर जो डीब्रीफिंग है, जो ट्रीटमेंट दी, उस हवाले से बताया सब कुछ। तो आमिर साहब मेरे ख्याल से ये तो बनती नहीं अब कि ज़ाती मौलजीन जाएँ या ना जाएँ, क्योंकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट ने उनको ट्रीट कर दिया और सब ये कहते हैं कि बेहतरीन डॉक्टर। वैसे अकील साहब, बिनाई भी कहते हैं ना संजीदा मसला होता है, लेकिन क्या मैं ये समझूं लुब्बे लुबाब ये है कि ऑफिशियल पॉलिसी है कि ना ज़ाती मालिज और ना अहले खाना से मुलाकात, और इस पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं है फिलवक़्त, तो इसमें कोई तब्दीली नहीं है। और उसमें तब्दीली इसलिए नहीं है कि जो सियासी बयानबाजी की जाती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वायलेशन के ऑर्डर्स की वायलेशन में, मैंने और मेरे बाद मेरे ख्याल से राना साहब ने भी अभी हाल में ये बात की, मैं तो पिछले 1.5 महीने से 2 महीने से बात कर रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ 1.5 माह से कि जब तक अंडरटेकिंग नहीं देंगे जेल सुपरिटेंडेंट को और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, क्योंकि उनके ऑर्डर की वायलेशन होती है, और बिल्कुल यकीन दहानी नहीं कराएंगे कि कोई सियासी गुफ्तगू शनीद नहीं किया जाएगा, गुफ्तगू नहीं होगी और बयानबाजी नहीं होगी, नैरेटिव बिल्डिंग नहीं की जाएगी, तो बिल्कुल मुलाकात हो सकती है। देखिए बुशरा बीबी की फैमिली की भी तो मुलाकातें हो रही हैं ना। नहीं, लेकिन मुझे ये बता, जरा सी नैरेटिव बिल्डिंग हो जाती है आपकी माशाल्लाह इतनी मजबूत हुकूमत है, क्या फ़र्क पड़ता है अगर एक सियासी बयान हो जाता है, उन्होंने कोई तल्ख बात कह दी है तो क्या फ़र्क पड़ता है? में जिस किस्म का एक ऐसी चीज़ फैलाई जाती है और फिर सोशल मीडिया पे तमाम तर ऐसा मामला जो बर्पा किया जाता है, फिर इदारों को टारगेट किया जाता है, इदारों के सरबराहान को टारगेट किया जाता है। हुकूमत तो देखें ना तनकीद बर्दाश्त करती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप अपने इदारों को कमज़ोर करें, इदारों के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं उनको टारगेट करें, और फिर उसके बाद जो है आप ऐसी ऐसी झूठी चीज़ें उनसे मंसूब कर दें, तो ये भी कोई जायज़ बात नहीं है। अरे ये समझाइए ना कि खर्चा क्या है, अगर ज़ाती मालिज मिल लें तो क्या हो जाएगा? वो तो ज़ाती मालिज तो कोई पॉलिटिकल एंटिटी, वो तो मतलब बिल्कुल, और या अहले खाना से मुलाकात हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा? प्रोपेगेंडा तो होता रहता है मजबूत हुकूमतों के खिलाफ। मैं समझता हूँ कि ज़ाती मौलिद जो उनका एक है वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, और ये बीमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब को नहीं है, तो मेरे ख्याल से ज़ाती मौलिज की स्पेशलाइजेशन किसी और चीज़ में है, और वो वैसे भी फैमिली से बात हो चुकी उनकी, और डॉक्टर्स ने भी उनको ब्रीफ कर दिया
तो मेरे पास जो मुसद्दका इत्तलात मौजूद हैं वो यही हैं कि उनके अपने डॉक्टर ने कहा कि द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट हैज़ बीन गिवन टू हिम, और वो उनकी केयर हो चुकी है। और उनके अपने ज़ाती मौलजीन ने भी जो है वो इत्मीनान ज़ाहिर किया है। हाँ, अगर इसको सियासी हवाले से, क्योंकि आपको याद होगा एक तो उनके जो ज़ाती मौलज हैं वो उनके अपने ही अस्पताल के हेड भी हैं, और दूसरी बात यह है कि वो बिल्कुल पॉलिटिकली उनके साथ अलाइन भी रहे हैं और कनेक्टेड भी रहे हैं। तो खाली एक उनका वो डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन नहीं है, इट्स देयर इज मच मोर टू द आई देन मीट्स द रियलिटी। चले मान लेते हैं। अच्छा ये बताइए कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि इमरान खान साहब को डील 2 मरतबा जो है ऑफर की गई, फिर उसके बाद जो है वज़ीर इत्तलात अता ताहिर साहब का बयान आया कि ऐसी कोई बात नहीं। अब हम जैसे लोग फंसे हुए किस यकीन करें? जी देखिए, मैं तो आई एम नॉट प्रिवी टू एनी ऑफ द डिटेल्स कि ये क्या मामला हुआ, और इसमें जो राना साहब ने कहा 2 दफ़ा अटैम्प्ट हुई, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा मामला जो है वो हो सकता है। और इन एनी केस हम तो मुतवातिर तौर पे यही कहते हैं कि ना कोई डील है ना कोई डील है, और यही बात अता ताहिर साहब ने, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ने भी बात की। हाँ, डील वो चाहते ज़रूर हैं। अगर इमरान खान डील नहीं चाहते तो वो क्यों कहते हैं बार बार अपनी ट्वीट्स के थ्रू, अपनी बहनों के थ्रू, अपने वकला के थ्रू, अपनी पार्टी के लोगों के थ्रू कि इस्टेब्लिशमेंट मुझसे डायरेक्टली बात करे, मैं किसी और से बात नहीं करूँगा। फिर वो कहते थे, उनकी बहन ने भी कहा कि आप बताएं आप क्या चाहते हैं, हम क्या ऐसा करें कि जो है आपकी तबीयत जो है या आपका रवैया जो है हमारी तरफ, वो इस तरह की बातें भी उन्होंने की। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम बात करेंगे तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, और मैंडेट भी इस्टेब्लिशमेंट से बात करने का ही दिया। लेकिन अब कुछ समझ नहीं आ रही कि जो खुद डील चाहता हो, जो डील मांगता हो, वो कैसे ये कह दे कि मुझे डील नहीं चाहिए। अब बात तो ये है कि या तो वाक़तन इस हवाले से कोई सदाकत नहीं, और अगर सदाकत है तो फिर मेरे ख्याल से एतमाद नहीं। अच्छा, जरा एक अलग मौजू पर आते हैं अकील साहब, वो ये कि आप ही की हुकूमत के बड़े बड़े जो हैं नाम, वो ये कहते हैं कि जी द गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, ठीक है ना। और लेकिन एक तरफ फिर हम देखते हैं कि PIA प्राइवेटाइज हो गई, दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत जो है पंजाब की, वो पंजाब बेड़ लाने की बात कर रही है। पार्टी एक ही है, वफाक में भी आप लोगों की हुक्मरानी है, सूबे में भी आप लोगों की हुक्मरानी है, लेकिन 2 पॉलिसियाँ हैं। तो कुछ समझाइए, फ़र्क क्यों है, ये तजाद क्यों है? देखिए, पहली तो बात है, आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस कि द गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन द बिजनेस ऑफ डूइंग बिजनेस, और ये बड़ी क्लैरिटी के साथ जिस तरह आपने बात की, इसीलिए हमने PIA की प्राइवेटाइजेशन देखी, दीगर जो चीज़ों की प्राइवेटाइजेशन है जो कि डेट है लिटरली, जो उसको हम कम अज़ कम जो है एड्रेस कर रहे हैं, उस इशू को, उन कंसर्न्स को। जो आपने बात की सूबे के हवाले से, सूबे खुद मुख्तार हैं 18वीं तरमीम के बाद, इसलिए काश क्या ही बेहतर होता आप एयर कराची का भी जिक्र कर देते, क्योंकि एयर पंजाब का जिक्र तो आपने किया। तो इस हवाले से क्या गवर्नमेंट का उसमें मुझे वाक़तन इत्तलात नहीं है कि हुकूमत सिंध का कोई इसमें मामला है, वो सुना था, मुझे अब इतना नहीं पता। लेकिन वो जो कहते हैं प्राइवेट सेक्टर में, कराची में अगर लग रही तो प्राइवेट सेक्टर है, यहाँ पे सरकार लगा रही है, पंजाब में फ़र्क तो है। मैं उसी की बात आपसे कर रहा हूँ कि अब वो प्राइवेट सतह पे है, सरकारी सतह पे है, सरकार के स्टेक उसमें है या नहीं है, ये इत्तलात मेरे पास मौजूद नहीं है। लेकिन जहाँ तक आपने एयर पंजाब की बात की, तो अच्छा इनिशिएटिव है बिल्कुल। वो अगर अपना समझते हैं कि बिज़नेस करना चाहिए उनको, क्योंकि फेडरेशन से और फेडरेशन के हवाले से मैं आपको बता सकता हूँ कि वो वायबिलिटी नहीं रही, और वो काफ़ी चीज़ें पोलिटिसाइज हो गई, और हर दौर में हुई। ये कोई मैं एक दौर की बात नहीं कर रहा, PIA का डाउनफॉल ही उसके अंदर पोलिटिसाइजेशन थी, एंड वन ऑफ द वेरी बिग इश्यूज जिस हवाले से वो नहीं ग्रो कर सकी। अब एयर पंजाब वो अगर उसको ऑप्टिमम पे चला सकते हैं तो बिल्कुल चलाएं। देखिए, हम जैसे लोग फिर वही कहेंगे कि जी मतलब है अपनी ही पॉलिसी की नफ़ी है ना, कि आप अभी कह रहे हैं कि जी द गवर्नमेंट बिजनेस टू बी इन द बिजनेस। तो खैर, लेकिन हुकूमत पंजाब की तरफ से भी जो बात हो रही है कि एक एग्जीक्यूटिव जो है, एक तैयारा ख़रीदा गया है 11 अरब रुपए का, मैंने उसी रकम की आपने PIA फ़रोख्त कर दी है 10 अरब रुपए के अंदर। और ज़ाहिर है कि कौन सी एयरलाइन जो है वो एग्जीक्यूटिव तैयारे से अपने ऑपरेशन शुरू करती है, बात समझ में नहीं आ रही, लोगों को हजम नहीं हो रही है। देखिए, 18वीं तरमीम के बाद कई ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि सूबाई सब्जेक्ट्स हैं, वो वफाक के लेने देने नहीं। बिल्कुल वफाक में हमारी होली सोली नून लीग की हुकूमत नहीं है, इत्तेहादियों के साथ है, जिसमें पीपल्स पार्टी है, जिसमें काफ लीग है, जिसमें MQM है, जिसमें दीगर आपकी जमातें हैं, IPP है। ये सारी जमातें मिलकर जो हैं वो वफाकी हुकूमत बना रही हैं। तो सूबे में तो जो है
प्रेडोमिनेंटली किसी की सपोर्ट के बगैर जो वो है वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। अब वहाँ पे वो इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, हम उनको मना तो नहीं कर सकते, या हम ये नहीं कह सकते कि वफाक में और अप्रोच है और सूबों में आप और अप्रोच लें। ये तो एक अपना अपना जो है उसमें इस्तेमाल। लेकिन मलिक साहब फिर यही सवाल आता है ना कि जो जहाज़ लिया गया 11 अरब रुपए का, उस पर शोर है और उसके हवाले से जी मुतजाद बात आ रही है ना कि जी वो एयरलाइन के लिए लिया गया, पंजाब एयर के लिए। अब दुनिया में कौन सी एयरलाइन जो है वो एग्जीक्यूटिव लग्जरी तैयारे के साथ 19 सीटों का या 18 सीटों का पता नहीं, उससे अपने ऑपरेशन का आगाज़ करती है। तो बड़ा मतलब इस पर जो क्रिटिसिज्म है तो बड़ा वैलिड है और मतलब है कि क्लैरिटी नहीं। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि या अगर उनकी वाकईतन ज़रूरत थी तो बिल्कुल उनको क्लैरिटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए। और अगर जहाज़ लिया है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको कम से कम एड्रेस तो प्रॉपरली किया जाए। मेरे नहीं ख्याल कि वो प्रॉपरली एड्रेस हुआ है। और इस मामले की सेंसिटिविटी को देखते हुए अगर उन्होंने लिया है, जो कि मेरे पास इत्तलात नहीं है कि वाकई तो उन्होंने लिया है कि नहीं लिया, अगर उनकी ज़रूरत थी लेने की तो उनको एक क्लैरिटी के साथ, क्योंकि ये टैक्स पेयर्स के पैसे हैं, किसी की ज़ाती पैसे तो है नहीं, तो जाहिर बात है कि टैक्स पेयर्स मनी शुड बी वेल स्पेंट, जहाँ पे भी वो बेहतरीन तरीके से उसका यूज़ इस्तेमाल हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर कीर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, जहाज़ लिया है, कोई बुरा नहीं किया, अगर ज़रूरत थी तो बिल्कुल लेना चाहिए था। ये बैरिस्टर कीर मलिक साहब का कहना है। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि क्लैरिटी तो कम से कम होती। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस मामले पे जो है नून लीग पे, खुसूसन वज़ीर आला पंजाब पे तनकीद जो है बढ़ती जा रही है और लोग कहते हैं कि जी गरीब मुल्क में इतनी मतलब है बड़े बड़े खर्चे जो हैं उसकी तरजीहात वाज़े करती हैं हुक्मरानों की हमारे। खैर, यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा आएंगे तो हम एक ऐसे इशू पे खवास के मसाइल से निकल के कुछ अवाम की बात करते हैं कि अवाम जो है रमज़ान के आते ही कहते हैं रमज़ान के साथ जो महंगाई आती है उससे बहुत नाला है, बहुत परेशान है। उस पर बात होती है, लेकिन वक्फे के बाद। क्रिसमस आने से चंद हफ्ते पहले मगरबी ममालिक में अमूमन जो है बड़े पैमाने पे सेल्स लगना शुरू हो जाती हैं। मकसद ये होता है कि आम दिनों में जो लोग चीज़ें नहीं खरीद पाते वो कम से कम क्रिसमस से पहले ख़रीदारी वो कर सकें। इसको कहते हैं जी हमारी क्रिश्चियन वैल्यूज़ हैं, क्रिश्चियनिटी की इक़दार हैं। उसी तरह हम देखते हैं जनाब इस्लाम भी जो है वो इस्लाम कहते हैं इंसान दोस्ती का और ईमानदारी का दर्ज देता है। लेकिन पाकिस्तान में रमज़ान के आने का ऐलान सुनते ही और रमज़ान की शुरू होते ही जो है अशियाए ज़रूरत की चीज़ों में, खुसूसन जो है खुर्दनोश की चीज़ों में कहते हैं ना कि उनकी कीमतों में आग लग जाती है। सब्ज़ी हो, गोश्त हो, फल हो, वो एक आम पाकिस्तानी, एक आम जो है शहरी की पहुँच से बाहर हो जाता है। वजह क्या है? ये तलब का बढ़ना है या लालच का बढ़ना? इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमने रहमत दी है जनाब शर्जील गोपलानी साहब को, सरपरस्त आला हैं ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन के। हमारी दूसरी मेहमान है मुनज़्ज़र सिद्दीकी साहिबा, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं, समाजी और सियासी मामलात पे तबसरा निगारी करती हैं। मैं अपने दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। तो अभी आप तो कहेंगे जी अभी तो पहला रोज़ा है, आपने फ़ौरन शोर मचाना शुरू कर दिया कि गिरा फरोशी और जनाब नाजायज़ मुनाफाखोरी क्यों इतनी ज़्यादा करते हैं हमारे दुकानदार, क्या वजह है? अच्छा आमिर भाई, देखिए आपने स्टार्ट बड़ा सही लिया। अगर हम वेस्ट की तरफ चले जाएं तो वेस्ट के अंदर अगर वहाँ पे जो शॉपिंग सेंटर्स है ना, वहाँ पे बाकायदा जब रमज़ान भी शुरू होता है तो वहाँ पे इस्लामिक काउंटर अलग लग जाता है कि जहाँ पे अशिया खुर्दनोश की कीमतें कम मिलती हैं। ये मैं ऑस्ट्रेलिया रहा हूँ 3 साल, मैंने भी देखा है, ये फैक्ट है। अब हमारे पास जो मसला है पाकिस्तान में, अगर मैं देखिए मैं यहाँ पे ताजरों में डिफेंड नहीं करूँगा, लेकिन जो हकीकत है वो मैं आपके सामने लेके आऊँगा। देखिए कोई भी कंपनीज़ है ना, वो हो, आप पेप्सी है, देखिए मैं नाम ले रहा हूँ, बल्कि एक मशरूब जो है वो अपना आप हर साल रमज़ान में अपना रेट कम कर देते हैं। इसके दस्तरस के अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो अशिया खुर्दनोश है, ख़ासतौर पर फ्रूट के रेट और सब्ज़ियों के रेट जो हैं वो जब सप्लाई और डिमांड के मामला आते हैं उसमें रेट चढ़ जाते हैं। अब एक हॉकर जो सब्ज़ी बेच रहा है या फ्रूट बेच रहा है, वो सब्ज़ी मंडी से अगर महंगा ला रहा है तो वो महंगा बेचेगा, लेकिन जहाँ से सप्लाई आ रही है अगर वहाँ से रेट को कंट्रोल किया जाए तो ये चीज़ मुश्किल नहीं है। नहीं, लोग कहते हैं तलब का बढ़ना है या लालच का बढ़ना है? अमूमन तो मतलब है वो तो ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर की हम बात नहीं करें कि तो फिक्स प्राइस होती है, टिश्यू का डिब्बा हो गया, पेप्सी की बोतल हो गई, हमें पता है रूह अफ़ज़ा वो किस तरह है ना। असल मसला तो आप लोगों का है कि जो खुला मतलब है वो खजूर बेच रहे हैं, वो सब्जी बेच रहे हैं, फल फ्रूट बेच रहे हैं, उसमें आप लोग जो है बहुत ज़्यादा। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, एक चीज़ मार्केट में जो चीज़ दिख रही है, साथ में 12 दुकानदार हैं, 12 दुकानदार एक रेट मेंटेन नहीं कर सकते। कंपटीशन होता है, हर शख्स चाहता है कि मेरे पास ज़्यादा से ग्राहक है, लेकिन जब तक उसका वारा नहीं आएगा, यानी उसकी जो कुव्वत खरीद जो है वो कम नहीं होगी, अगर उसने परचेज उसकी जो है महंगी होगी, वो महंगा ही बेचेगा ना।
जब कल तक कीनू आपका मार्केट में 200-250 रुपये किलो था बड़ी साइज़ का, आज वही जो है 600 रुपये किलो, 600 रुपये दर्जन है, हाँ। दर्जन बिक रहा था, ठीक है। कल तक मैं बोला एक दिन में इतना फ़र्क आ गया। मसला क्या है, पीछे सब्जी मंडी में भी रेट ऊपर गया है ना। अगर आप जो है वो थोक फरोश को जो है आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मुनव्वर सिद्दीकी साहब पहले तो ही बताइए, आपका माशाल्लाह रोज़ा रहा, आज आपने यकीनन खरीदारी की होगी, क्या फ़र्क देखा आपने कल में और आज में? ये तो वही फर्क था जो हर साल हम रमजान में देखते हैं। पहला रोजा आता है, बल्कि उससे एक दिन पहले ही चीजें महंगी होनी शुरू हो जाती, क्योंकि लोग एक दिन पहले खरीदारी शुरू कर लेते हैं, और ये तो हर साल का है। अच्छा, इसमें कि महंगाई क्यों होती है, इसमें ज़ाहिर है हमें इसके इकोनॉमिक फैक्टर्स भी देखना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं बात करूंगी कि हुकूमत की। देखिए, हुकूमती नुमाइंदे जब ये कहते हैं कि जी हम जगह जगह क्रैकडाउन करेंगे और हम स्नैप इंस्पेक्शन के लिए जाएंगे, तो वो जाते हैं दुकानों पर। महंगाई जो हमारे बड़े शहरों में, इवन छोटे शहरों में जो होती है, वो होती है ये जो आपके ठेले वाले होते हैं ना, जो फल बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, वहां से महंगाई होती है। वो एकदम फल महंगा होता है। अभी जो गेस्ट है हमारे आपके, जो वो सही कह रहे हैं कि ये पीछे से फल और सब्जी जब महंगी होती है तो रेहड़ी वालों के पास भी ये महंगी हो जाती है। और मैं इस मामले में ये समझती हूँ कि देखिए, इसमें वो भी है कि रमज़ान के महीने में हर साल एक सिविल सोसाइटी की तरफ से एक मुहिम चलाई जाती है कि जी बराए मेहरबानी रमज़ान के शुरू के 3-4 दिन 5 दिन ज़रा फल ना खरीदें, ख़रीदारी कम करें। और ये आप यकीन करें, ये मेरे एरिया में जो ठेले वाले हैं, जो फल वाले, मेरी हर साल उनसे बात होती है, तो वो मुझे ये कहते हैं कि जी हम तो चाहते हैं कि लोग जो है शुरू के 4-5 दिन ना खरीदे हमसे, क्योंकि ताकि ये होगा कि पीछे जब सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस कम हो जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं लोग आते हैं, वो लेते हैं, डिमांड होती है, हमें मांगी कीमत देते हैं। हाँ, लेकिन जाहिर है कि जो हमारे यहाँ साहिब साथ लोग हैं वो तो खरीद लेते हैं गुफलानी साहब, उनको तो कोई मसला नहीं होता। अगर आप मैंने हर साल यही देखा है आमिर साहब के जो साहिब हैसियत लोग हैं, पूरी जो सोशल मीडिया पे कैंपेन भी चलती है कि बराए मेहरबानी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि रमजान आता है, पहला रोजा शुरू हुआ तो जैसे फल वगैरह के बगैर तो रोजा होगा ना इफ्तार होगा ना सहरी होगा। हाँ, वो लगता है कि जी पहली खरीदारी करने जा रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि वो बड़े दुकानदार खरीद सकते हैं, आप जैसे जो मालदार ताजिर है वो माशाल्लाह खरीद सकते हैं, लेकिन जो बेचारा कहते हैं ना कि वो है तनख्वाहदार है, वो तो मारा जाता है। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि आप और मुनव्वर साहिबा मिल गए, आपने पूरी जिम्मेदारी जो है वो थोक फरोशों पे डाल दी है, ठीक है ना, कि जहाँ से चीजें आती है, यकीन वहाँ पे मसला होता होगा, मैं नहीं कह रहा कि नहीं होता, मैं नहीं कह रहा कि नहीं होता, मुनव्वर ने चले वहाँ पे भी डाली, लेकिन असल जो दुकानदार है उसका भी हमें पता है कि लालच की कोई इंतहा नहीं होती है। वो अगर फ़र्ज़ करें वहाँ से 1-2 रुपये बढ़ा तो वो तो अपना जो है मुनाफा कई गुना ज़्यादा कर देते। हमारे दोस्त हैं, आप जैसे बताते हैं कि भाई मज़ा आता है हमें, रमज़ान का पहला दिन आप क्यों रो रहे हैं पीछे? नहीं, देखिए एक बात बताऊँ, हमारे जो एक आप डायनेमिक्स भी देखें, हमारे मुल्क के अंदर फल बिकता है रेडी पे, पथारे पर फल बिकता है। जो बेचने वाला जो है वो कोई मालदार आदमी नहीं है, वो भी एक जो है लोअर मिडिल, आप लोअर मिडिल क्लास से भी कह सकते हैं, वैसे तो गरीब आदमी है जो ये फल बेच रहा है। पूरी दुनिया में अगर आप देखें, पूरी दुनिया में आप जो है जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ भी चले जाएँ, सुबह फल का रेट और शाम के फल के रेट में, या सुबह सब्ज़ी का रेट और शाम के रेट में बड़ा फ़र्क होता है, बहुत फ़र्क होता है। सुबह रेट वो ताज़ी सब्ज़ी आती है उसका रेट ज़्यादा होता है, शाम को जब वो घर जा रहे होते हैं तो उसका रेट कट ऑफ कर देते हैं ताकि माल उसको बिक जाए और वो ख़राब ना हो। रेडी फरोश के पास स्टोरेज की कोई जगह नहीं है, बट जो आपका थोक फरोश है, जो आपकी सब्ज़ी मंडी है, वहाँ कोल्ड स्टोरेज है। दुनिया में कहीं भी सब्ज़ी और फल आपको कोल्ड स्टोरेज में रखने की इजाज़त ही नहीं है। हमारा तो सारा फल वहीं से, हमारा सारा फल वहाँ स्टोरेज है। अगर ये स्टोरेज नहीं हो तो हर गरीब आदमी के पास रीच जो है आसानी से हो सकती है। 3.5 करोड़ आबादी का शहर है, ठीक है, यहाँ पे अगर आपका 10% लोग भी एक दिन में फल खरीदेंगे तो आप समझें कि महंगाई का आपके जोर कभी भी नहीं रुकेगा, कभी भी नहीं रुकेगा जी। तो असल बात आज हुकूमत, अब मैं एक बात मिर्ज़ा जी की जो बात है मैं इस पर भी आता हूँ हुकूमत की पर। एक हाजिम गंगोर ऐसा कुछ नाम का जो है असिस्टेंट कमिश्नर एक आया है आरामबाग में, बड़े मशहूर, आप देखें वो शख्स जब ऑपरेशन करता है आपके तजावज़ात कम कर रहा है, ख़त्म कर रहा है, ऑनेस्टी से वो काम कर रहा है। बाकी 6 डिस्ट्रिक्ट के आपको असिस्टेंट कमिश्नर रोड पे आपको नज़र आता है। अगर हमारे 7 असिस्टेंट कमिश्नर रोड पे खड़े हो के इस असिस्टेंट कमिश्नर की तरह काम करें तो ये महंगाई पे भी काबू हो सकता है। वो जाके अगर हमारे साथ
होलसेल मार्केट में खड़े हो जाएं और जो हुकूमत का रेट है उस पर अमल करवाएं, तो कौन सी चीज़ मुश्किल है। अगर आप बोलें कि मैं अपनी एसी वाली गाड़ी में जाऊं, 10 मिनट के लिए नीचे उतरूं, अपना सोशल मीडिया का क्लिप बनाओ, 4 बंदे पे हाँ, जुर्माना फिर तो करूं, नहीं होगा। तो फिर मसला जो है वो जो है होल सेलर्स का है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हुकूमत सिंध ने जो भी कमेटियां बनाई हैं वो तो उन्होंने दुकानदारों को मैनेज करने के लिए बनाई हैं। जो थोक फरोश है वो तो मुनज़्ज़म एजेंडे पे है ही नहीं। जी Wholesalers बिल्कुल। जो हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगी कि हम चाहे थोक फरोशों की बात करें या जो पथारे पे सब्जियां फल बेच रहे हैं उनकी बात करें, बात ये है कि पाकिस्तान में ये जो महंगाई है इसको आप यहाँ की माशी पॉलिसी और ओवरऑल मईशत से अलग तो नहीं कर सकते। अभी कुछ हफ्ते पहले ये वर्ल्ड बैंक की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा है कि पाकिस्तान में पॉवर्टी लेवल 45% बढ़ गया है, दुरुस्त, हो गया है। हाँ। मतलब 45% जो आबादी है वो सतह गुर्बत से नीचे रहती है, जो कि बनता है 11.5 करोड़। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि जिस मुल्क में इतनी गुर्बत होगी तो इसका मतलब है कि वहां पे माशी इनसिक्योरिटी भी है, और ऐसे माहौल में जो भी दुकानदार है, पथारे वाला है, रेड़ी वाला है, वो इनसिक्योर है। वो चाहता है कि अच्छा, जहां जितना इस वक्त पैसा मैं कमा सकूं मैं कमा लूं, और वो आगे का सोच ही नहीं रहा। तो ये मैं उसको भी कसूरवार नहीं ठहरा रही, क्योंकि वो इतना इनसिक्योर है कि कल को ये रहे, ये भी ना रहे। तो ये एक आप ओवरऑल एक माशी उससे अलग नहीं कर सकते। जी बिल्कुल मुनज़्ज़ा, आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि यकीनन हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता 3-4 साल में लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में कमी हुई है। अफरात ज़र बहुत ज़्यादा बढ़ा है। जो PDM का दौर अव्वल था तो 45-48% तक गया था, और उसके बाद चलें अगर बढ़ने की रफ्तार कम हुई है, लेकिन जो बेस है वो तो बढ़ चुकी है ना। ऐसे ही है। ठीक है ना। अच्छा, फिर जायज़ा की तनख्वाहें उस तरह से नहीं बढ़ी हैं, सवाए हमारे पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें तो बढ़ गई हैं, बाकी आम लोग तो वैसे ही फंसे हुए बेचारे। नहीं, देखें पार्लियामेंटेरियंस नहीं, जितना ही सरकारी इदारे हैं, हाँ। उनके मुलाजमिन समेत उनका तमाम चीज़ें बढ़ चुकी हैं। हाँ। उनकी एसेट्स भी बढ़ चुके हैं, उनकी आमदनी भी बढ़ चुकी है, रिश्वतों में बेतहाशा इजाफा है। आप किसी इदारे की बात करें, मैं आपको फिगर देता जाऊँगा कि भाई इतना जो है पर मंथ एक इदारा इतना जो करोड़ों अरबों रुपए जो है वो गेन कर रहा है, चाहे वो KMC का चपरासी हो, चाहे वो आपका KWSB का लाइनमैन हो, अच्छा। चाहे आपका जो है हाइड्रेंट चलाने वाला जो वॉल, आप कराची की सिंध की बात कर रहे हैं। कराची की बात, मैं सिर्फ कराची की बात, जो ना सिंध की बात आप, ठीक है, चाहे आपका रोड बनाने वाला एक ठेकेदार हो। देखिए, करप्शन तो जड़ों में हमारे इतना फैल चुका है कि नासूर बन चुका है। मुझे बताएं, मैं मुनज़्ज़र के पास जाने से पहले आपने जो बदनवानी की बात की, और ज़रा उसका भी लोग अपना खर्चे में रखते हैं ना कि हम इतना रिश्वत देते हैं, तो एक दुकान चलाने के लिए क्या कहाँ रिश्वत देनी पड़ती है? एक अपना ठेला लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, ज़रा इसके बारे में आगे देखिए, ठेले लगाने के लिए पुलिस वाले का 300 रुपये से 500 रुपये पुलिस का महकमे का फिक्स है। फिर इसके बाद आपका टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो अपना 300 रुपये लेती है एक ठेले वाले से। इसके बाद अगर आप आ जाएं तो ट्रैफिक पुलिस का अलग है, एक थाने की पुलिस अलग लेगी, ट्रैफिक पुलिस का रेट फिर अलग है। अच्छा। फिर अब आपके पास आ गए हैं इंक्रोचमेंट के इदारे, वो अलग लेते हैं। एक ठेला रोज का 1500 रुपये वो रिश्वत का देता है, 45,000 रुपये महाना। और अगर वो चाहे, मेरा हमेशा कहना हमेशा इनके साथ ये रहा है कि आप 25,000 रुपये महाना की दुकान आप ले लें रेंट पे, तो चलाएं, लेकिन आप उधर आ जाएं, उधर सिविल डिफेंस का पैसे हमने अलग देने। उसके बाद आपके FBR के मामला अलग हैं, एक्साइज वालों के मामला अलग हैं। फिर आपके बाद हमारे पास जो पर्ची आती है वो हमने अलग देना है। फिर रिश्वतों के मामला अलग है। पर्ची किसकी आती है? तो पर्ची तो आपको पता है ना, कराची में सियासी जमातें देती हैं जो बत्ताखोरी, चंदे के लिए। नहीं, चंदा अलग है, चंदा अलग है, चंदा अलग है। बत्ताखोरी जो है, बत्ताखोरी का जो है वो तो ऐसी वहाँ का गैंग ले लेता है इलाके का, और दादा लेता है। अगर मेरे कंटेनर जो मैं कंटेनर इंपोर्ट करता हूँ, उस कंटेनर पे मैं 25 लाख रुपए ड्यूटी और टैक्स देके दुकान पे लाता हूँ, तो उसके लिए भी सुबह मोबाइल आती है जिसको मुझे 500 रुपये देना है। ठीक है, तो इस शहर में हर किस्म का आपको टैक्स देना। अगर आपकी प्रॉपर्टी की लीज देनी, टैक्स नहीं देना, टैक्स तो नहीं देते, जगह टैक्स जिसको आप बोल सकते हैं, जगह टैक्स। अगर आपकी हो गई लीज, जो आप जिस घर में रहते हैं, तो आप उस लीज एक्सपायर की रिन्यू कराने जाएंगे तो उसका रेट भी अलग है। अगर 5,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड गवर्नमेंट का रेट है, तो 2,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड सिस्टम का। चले, वो कहते हैं हमारे शर्जील साहब ने बड़ी दुखती रग छेड़ दी। मुनज़्ज़र साहिबा गले करप्शन में फंसे हुए हैं, और हुकूमत दावा कर रही है, और अभी एक वो रिपोर्ट आई थी FCI की, जी करप्शन कम हुई है। जी पता नहीं इन्होंने किस पैमाने से ये देखा है कि करप्शन कम हुई है। हाँ। इस वक्त भी आज भी मेरे अपने इलाके के कुछ ठेले वालों से बात हुई, तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड मुझे ये बताया कि जो पुलिस वाले जो थाने हैं, वो रमजान आते ही उन्होंने अपना रेट भी बढ़ा दिया है, और बीच में वो फ्री में तो फल वल लेके जाते ही हैं।
लेकिन उनका रेट भी बढ़ गया, तो वो ये भी कहते हैं कि जी वो भी पैसे बढ़ा देते हैं। तो ये पता नहीं कहाँ से इन्होंने निकाला कि देखिए अगर करप्शन कम हुई होती ना तो गुर्बत इतनी ना बढ़ती। 45% जिस मुल्क के लोग सतह गुर्बत से नीचे जाए और वहां पे कोई इदारा ये कहे कि जी करप्शन कम हुई है, तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने कौन से मेट्रिक्स यूज किए हैं। और मेरे हिसाब से तो वो बिल्कुल किसी भी इकोनॉमिक जायजे के हिसाब से वो सही नहीं बैठता। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया मुनव्वर साहिबा, गोपलानी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन बात ये कि अभी पहली रमज़ान है और सबको बिल्कुल रमज़ान मुबारक हो, और कहते हैं बड़ा मतलब है बरकतों का महीना है, लेकिन मसला ये कि इस बरकतों के महीने में आम पाकिस्तानी की जो आजमाइश है वो बढ़ जाती है। अभी गोपलानी साहब प्रोग्राम शुरू होने से पहले अज़राए मजाक मुझे यही कह रहे थे कि आप पहले रोज़े पे ही रो रहे हैं, भी तो और देखिएगा कि और ज़्यादा जो है कीमतों में इजाफा होगा। तो चलें दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें तौफीक दे, हमें करप्शन से लड़ने की, हमारे हुक्मरानों को करप्शन कंट्रोल करने की। एक मुख्तसर वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिए। तो जनाब इस्लाम जो है वो इंसान दोस्ती का, इत्तेदाल का और इंसाफ का दर्ज देता है। रोज़ेदार जो हैं जब इस कहते हैं ना बाबरकत महीने में जब वो रोज़ा रखते हैं तो जहाँ वो सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हैं, वहीं अल्लाह की खुशी के लिए, अल्लाह तबारक ताला की खुशी के लिए जो है अपनी ज़ात की नफ़ी भी करते हैं। और इस बाबरकत महीने में वो जहाँ कहते हैं ना कि गिरा फरोशी और नाजायज़ मुनाफाखोरी जो है, गलत चीज़ें, वहीं जो है इसराफ भी और पैसे का उड़ाना भी। तो मेरे ख्याल में इन सब चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। आमिर ज़ैद को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।